नमस्कार। दिल्ली के चुनाव बहुत दिलचस्प हैं क्योंकि इन चुनावों में अन्ना हजारे के दो चेले आमने सामने हैं। किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने कस्में खाई थी एक बार कि सियासत का रुख नहीं करेंगे, मगर आज सियासत पर दोनों हावी हैं। आज हम ये भी चर्चा करने जा रहे हैं कि अन्ना के किस चेले में दम है और कांग्रेस उन्हें कहां चुनौती देती दिखाई दे रही है। तीन खास मेहमान इस शो में मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, बीजेपी की तरफ से श्रीकांत शर्मा और कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक। आप तीनों का स्वागत है। और मेरे साथ जो मेरे ऑडियंस में आम आदमी पार्टी की छात्र संघ CYSS, बीजेपी की छात्र संघ ABVP और कांग्रेस की छात्र संघ NSUI, आप सबका स्वागत है। मगर सबसे पहले संजय सिंह, आपसे शुरू करना चाहूंगा कि दिल्ली का नेता कैसा हो, और आपका 1 मिनट शुरू होता है। आप देखिए, दिल्ली का नेता ऐसा हो जो दिल्ली की समस्याओं को समझता हो। दिल्ली का नेता ऐसा हो जो दिल्ली की समस्याओं को लेके सदन में भी काम किया हो और सड़क पे भी काम किया हो। दिल्ली का नेता ऐसा हो जो दिल्ली में बिजली, पानी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन सारे सवालों का समाधान कर सके। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक अपना विजन तैयार किया है। डेली डायलॉग के माध्यम से हमने तय किया है कि हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे। नौजवानों के लिए हमने तय किया है कि दिल्ली को वाईफाई फ्री सिटी बनाया जाएगा। हमने तय किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड दिए जाएंगे बसों में। हमने तय किया है एजुकेशन लोन दिए जाएंगे टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के लिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जनता के साथ बातचीत करके तय किया है। बिजली का दाम आधा और पानी मुफ्त करने की बात, और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश करने की बात, ये सारा कुछ जो हमने तय किया है, इन मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सभी समस्याओं की जननी है, और आम आदमी पार्टी का मानना है कि भ्रष्टाचार का समूल नाश दिल्ली के अंदर करके हम लोग देंगे एक बेहतर भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली। और इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए और दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल जैसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह। अब बारी बीजेपी की। श्रीकांत शर्मा, आप बताइए दिल्ली का नेता कैसा हो, और आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। दिल्ली का नेता हो जो दिल्ली को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाए। दिल्ली का नेता हो जो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए, सुशासन युक्त बनाए। दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने वाला नेता हो। दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी देने वाला जनता हो। दिल्ली की जो अनाधिकृत कॉलोनीज हैं उनको रेगुलाइज करके उनमें वो सभी सुविधाएं देने वाला नेता हो जो जिनके वो हकदार हैं। दिल्ली में 2022 तक सभी झुग्गी झोपड़ियों को पक्के मकान देने वाला नेता हो, और दिल्ली दुनिया का बेहतरीन शहर बने। दिल्ली में सुशासन हो। दिल्ली में एक स्थायी सरकार हो जिसके पास कुशल प्रशासनिक अनुभव हो। एक ऐसा नेता जो दिल्ली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था से वाकिफ हो। और एक ऐसा नेता जैसे हमने दिया है, हमने दिल्ली को देश की बेटी दी है, और ऐसी बेटी जब तक दिल्ली की बेटियां अपने घर तक नहीं पहुंच जाएंगी, उनका पूरा कैबिनेट दिल्ली की सड़कों पर गश्त करेगा, जिससे कि दिल्ली की बेटी सुरक्षित हो। क्योंकि महिला सुरक्षा दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के नौजवानों को रोजगार मिले। दिल्ली में यूनिवर्सिटीज, कैंपस अलग अलग तरीके से क्यों खुले? क्योंकि दुनिया का छात्र दिल्ली में आना चाहता है। तो दुनिया में जो देश कि तमाम लोगों की अपेक्षा दिल्ली से है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरे, ऐसा नेता हमको दिल्ली के लिए आवश्यक है। शुक्रिया श्रीकांत शर्मा। अब बारी कांग्रेस की। रागिनी नायक, आप बताइए, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब कि दिल्ली का नेता कैसा हो। देखिए, दिल्ली का नेता ऐसा हो जो जनवादी, जनमुखी राजनीति में न सिर्फ अनुभवी हो बल्कि परिपक्व हो। दिल्ली का नेता ऐसा हो जिसने सड़क से लेकर सदन तक दिल्ली की जनता की सभी समस्याओं के लिए संघर्ष किया हो। दिल्ली का नेता ऐसा हो जो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, व्यवस्था, खुशहाली, सम्मान के लिए न सिर्फ पुरुषों के, महिलाओं के, बल्कि हर व्यक्ति की सुरक्षा और सम्मान के लिए तत्पर रहा हो। उनकी परेशानी की घड़ी में आगे क्या करेंगे केवल ये ना कहा हो, बल्कि उसने पहले ये करके दिखाया हो कि वो कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिला के दिल्ली की जनता के साथ रहा हो। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि मुखिया मुख चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी कि मुखिया ऐसा होना चाहिए जो समावेशी राजनीति में विश्वास रखता हो। जो मुखिया बन जाए, नेता दिल्ली का बन जाए, तो एक और दूसरे के बीच में भेद ना करे। जिसके पास अपने राजनीतिक अनुभव से जो पूरी दिल्ली को एक साथ प्रगतिशील बनाए।
और मैं समझती हूं कि ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी ने सामने रखा है अजय माकन के रूप में, जिन्होंने 30 साल तक दिल्ली का नेतृत्व किया, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनके आज जो हम ताजी हवा में सांस ले रहे हैं, सीएनजी कन्वर्जन वो लेकर आए, मास्टर प्लान जो आज पार्टियां कह रही हैं हम करेंगे, रेगुलराइज करेंगे, आगे देखेंगे, मास्टर प्लान दिल्ली में लाकर न सिर्फ सीलिंग को रुकवाया, डेमोलेशन को रुकवाया, बल्कि 895 जो अनऑथराइज कॉलोनीज है उनको रेगुलराइज करने के लिए बड़ा कदम लिया। तो मैं कहती हूं कि सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपने पीछे जो किया है वही मापदंड है कि आप भविष्य में क्या करेंगे। तो खुशहाली, व्यवस्था और विकास ये कांग्रेस पार्टी का नारा है। दिल्ली हमने बनाई थी और हम दिल्ली को और खुशहाल और व्यवस्थापूर्ण बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी नायक। और आइए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल हम लेते हैं आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट्स विंग से। और आपका सवाल? मेरा नाम सांवला राम है। मेरा सवाल बीजेपी से है कि एक समय था किरण बेदी केजरीवाल के साथ रहते हुए, मतलब मेरे कहने का मतलब मोदी को ट्वीट किया करती थी, और आज वह समय है कि किरण बेदी मोदी के साथ आ खड़ी हुई है। तो क्या किरण बेदी उस समय गलत थी या अब गलत है? यदि उस समय गलत थी तो फिर कैसे बीजेपी में जगह? ये ट्विटर बहुत सिरदर्द है श्रीकांत शर्मा। मेरे ख्याल से जो चीज कह दी, कमान से जो तीर निकल गया, उससे वापस आना बहुत मुश्किल है और इन सवालों का जवाब बार बार देना पड़ेगा किरण बेदी को। अवसार जी, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया है, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की थी 2002 की घटना को लेकर। और देश में संविधान है, देश में कानून है, और अगर देश में संविधान है तभी हम इस संविधान का पालन करते हैं। और जब संविधान और कानून ने अगर आपको क्लीन चिट दे दी है तो आपने जो भी आप पर आरोप लगाए गए तो उन सब आरोपों से मुक्त कर दिया है। और इसीलिए हमको जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसी मोदी जी के नेतृत्व में जिन पर आप आरोप लगाते रहे थे। नहीं श्रीकांत जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा किरण बेदी का ट्वीट क्या था। किरण बेदी ने कहा है कि 2002 के लिए नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा, बावजूद इसके कि अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया है। कानून यानी कि कानूनी प्रक्रिया के बावजूद मेट्रोपॉलिटन अदालत ने जो उन्हें बरी कर दिया था, बावजूद उसके तो उस पर भी सवाल उठाए थे एक तरह से किरण बेदी ने। और यही वजह है कि वो बहुत मुश्किल सवाल है आपके लिए। अवसार जी, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और हमको देश की अदालत ने भी क्लीन चिट दी और 2014 के चुनाव में देश की जनता ने भी हमको क्लीन चिट दी। रागिनी नायक, जवाब है इसका? देखिए, मुझे लगता है कि जवाब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, इसीलिए मैं जवाब तो नहीं दूंगी, पर इसको एक और प्रकरण से जोड़कर दिखाऊंगी। बार बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता एक बात कहते हैं, फिर उसका स्पष्टीकरण देते हैं और गलती मानते हैं, फिर दूसरा नेता जब बात करता है स्पष्टीकरण देता है। हमने साध्वी की रामजादे वाली बात सुनी, माफी आई। उसके बाद हमने 4 बच्चों वाली बात सुनी, माफी आई। कल किरण बेदी जी साफा पहना रही थी, कहीं ना कहीं भाजपाईकरण कर रही थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और जो इस देश के महान बलिदानी रहे हैं उनका। तो उसमें भी मैं समझती हूँ फिर यही बात आई कि हम गलती मानते हैं, तो गलती करके सीखती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। संजय सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। संजय सिंह, देखिए, जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए आप लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और आज की तारीख में तो करोड़ों लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाते हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोर्ट से अगर आपको बरी कर दिया गया है, इसके बावजूद आपको जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा 2002 के लिए। दूसरी बात आपने संविधान की कही, ये बात सुन के बड़ी हंसी आती है कि आप देश के संविधान की, देश के लोकतंत्र की भी बात करते हैं और संवैधानिक और लोकतांत्रिक जो अधिकार है हमारा, धरना प्रदर्शन देने वालों को आप कहते हैं इनको जंगल में डाल देना चाहिए, इनको नक्सलवादियों के। देखिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार लोकतंत्र के अंदर मुझे लगता है मुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि दोनों के सवाल मेरे ऊपर है। आप कह चुके संजय जी बात, नहीं आप पूरी कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं अपनी बात। जवाब दे दूं तो उसके बाद अपना आप दूसरा सवाल पूछ लेना। अगर कहीं कोई घटना हो रही है, हत्या, लूट, डकैती, किसानों के साथ अत्याचार, तो उसके खिलाफ बोलने का भी अधिकार है इस देश के संविधान। इसका संक्षिप्त में मैं अगला सवाल लेना चाहता हूं। अब सर जी, मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति सरेआम दिल्ली की जनता का अपमान करता और कहता है कि पैसा कांग्रेस से भी ले लो और पैसा बीजेपी से भी ले लो, लेकिन वोट आप मुझे दो, जो जनता को उकसा रहा है कि रिश्वत ले लो और वोट दो, इसका ये इस बात का प्रतिबिंब है। और जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं अराजकतावादी हूं, जो व्यक्ति इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करता हो, तो ये भी कहते हैं जो व्यक्ति 26 जनवरी की परेड का विरोध करता हो, जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का समर्थन करता हो, ऐसे व्यक्ति से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? बोल दिया ना, ठीक है, इनकी बात का जवाब दे दूं। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने उठाया। पहली बात तो ये कि आप इस बात को स्वीकार कीजिए
कि 2002 में जो घटना हुई थी उसके लिए पूरा देश आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। और एक इंसिडेंट नहीं है, राम मंदिर आंदोलन के नाम पे आपने देश के अंदर क्या किया और आज क्या कर रहे हैं, लव जिहाद के सवाल का चुनाव अब आप बोल रहे मुद्दों आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। आपको 2002 का जवाब गुजरात की जनता ने 3 बार दिया, 4 बार दिया और अब लोकसभा में जनता ने आप आप कैसे भटक रहे हैं? आप सबसे गुजारिश है कि जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरा व्यक्ति ना बोले। श्रीकांत जी, संजय जी, राजनीति आपकी बनती है। जब एक व्यक्ति बोल रहा हो दूसरा ना बोले। मैं सहमत हूं आपसे। जब मैं बोल रहा हूं तो आप मत बोले, जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। मैं सहमत हूं आपसे, बोलिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपको विकास के नाम पे लोगों ने वोट दिया, आप त्रिलोकपुरी में दंगे करवा रहे हैं, बवाना में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, मुंडका में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। जो दिल्ली 30 साल से शांत थी, 84 के बाद जहां कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था, 7 महीने में ये सारी घटनाएं दिल्ली के अंदर लोगों को देखनी पड़ी। इसका जवाब दीजिए। आप बातों को घुमाइए मत। आप हमारे सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। सर, मेरा नाम पंकज मल्लिक है। मेरा सवाल सर कांग्रेस से है कि कांग्रेस पहली बार सर 8 के आंकड़े पे सिमट गई थी, क्या सर अब की बार सर कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी? बताइए रागिनी जी। मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा समय इसके लिए जवाब के लिए जरूर चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक ऐसा परिदृश्य दिखाया कि ऐसी संभावनाएं और ऐसे सपने बेचे कि हर मर्ज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर मर्ज की दवा जो है वो नरेंद्र मोदी और केजरीवाल हैं। और जब बात आई डिलीवरी की, जब बात आई गुड गवर्नेंस की, जब बात आई सपनों को पूरा करने की, तो चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे बात जनता दरबार की हो या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की हो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब आम आदमी पार्टी एकदम दूध की धूली बन जाती है। मैं बनिया हूं कहा गया था। आशुतोष जी तो बहुत पुराने, मुझे लगता है कि पत्रकार रहे थे, कोई उनकी जात नहीं जानता था। जैसे ही चुनाव लड़ने लगे वो खुलासा हो गया। योगेंद्र यादव जी यादव थे तो कहीं से लड़ाए गए। तो मैं अंततः ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सपनों का लगातार टूटना, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नहीं, मैं समझ गया रागिनी आप क्या कह रही हैं, मैं समझ गया। मगर आपको किसने रोका? मैं बता तो रही हूँ, आपको किसने रोका अपनी बात रखने से? आज दिल्ली आपके नेता तो सामने आने को राजी नहीं है। बोल रही हूँ ना, बोलने तो दीजिए। राहुल जी कहाँ हैं? यहाँ से मोदी सामने है, वहाँ से अरविंद केजरीवाल, राहुल जी कहाँ हैं? आप राहुल जी को क्यों चाहते हैं? नरेंद्र मोदी मैं जवाब दूंगा रागिनी जी का। अभिसार जी, दिल्ली की जनता, एक मिनट संजय जी पूरा कर लूं। दिल्ली की जनता जो है वो अब जिसे कहते हैं कि दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। 2 बार जल चुकी है तो पानी भी फूक फूक के पिएगी। ना बड़बोले लोगों को इस बार वोट मिलने वाला है, ना भगोड़े लोगों को मिलने वाला है। भगोड़े लोगों को वोट 15 साल कांग्रेस ने बहुत अच्छा। दिल्ली को संवारा है। रागिनी जी को चुप करा दीजिए, मैं जवाब दूं। आगे ले गई है। ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं। अब मैं जवाब दे दूं आपकी बात। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये कि इस देश के अंदर लोगों से फॉर्म भरना हो, जाति पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, बड़ी आदर्श की बातें आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं दोनों पार्टियों से, खुलेआम इस देश के अंदर आप लोगों की भी पार्टियां, समाजवादी, बसपा, बहुत सारे दल हैं, जातियों के सम्मेलन कराते हैं राजनीतिक पार्टी के मंच से। अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं डिबेट से चला जाऊंगा। आप इसका जवाब दीजिए, क्या जातियों के सम्मेलन कराते हैं कि नहीं कराते आप लोग? ठीक है, जातियों के सम्मेलन कराते बात बताइए संजय, हमाम में आप भी नंगे, आपने क्या हमाम में आम आदमी पार्टी का भी वही हाल है? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया है? संजय सवाल का जवाब दीजिए। आपने जातियों के सम्मेलन कराए हैं कि नहीं कराए? आपकी सियासत फिर उनसे भिन्न कैसे? दो गलत को एक आपकी सियासत बीजेपी और कांग्रेस बड़ी आदर्श की बातें कर रही है। देश से फॉर्म में धर्म लिखना हटवा दीजिए, चलिए जाति लिखना हटवा दीजिए। अच्छा आइए संजय, रागिनी एक मिनट। तो बात उन्होंने भगोड़े होने का आरोप लगाया था, बंटवारा किया है आप लोगों ने, बड़बोले होने का भी आरोप लगाया था, और ये आरोप आप पर है कि आप लोग बड़बोले हैं। उसी का जवाब रागिनी जी, प्लीज मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है रागिनी, एक रागिनी जी हो गया, श्रीकांत का जवाब ले लूं मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हम बड़बोले हैं, इन्होंने कहा हम बड़बोले हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री एक जनधन योजना की घोषणा करते हैं और 26 जनवरी से पहले इस देश में 11 करोड़ 5 लाख अकाउंट खुल जाते हैं। 11 करोड़ 5 लाख लोगों का 1 लाख का बीमा हो जाता है। और जो कांग्रेस के नेता, खासतौर से राजीव जी ने कहा था कि यहां से 1 रुपया जाता है लेकिन 90 पैसे बीच में लोग खा जाते हैं, 10 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं, उस बात का प्रावधान कर दिया कि जो गरीब व्यक्ति है उस तक सीधा लाभ
बैंक अकाउंट के खाते से बैंक पहुंचे, अकाउंट- क्या ये बड़बोलापन है? महंगाई आसमान पर थी। सदी में बैंक अकाउंट खुलना बड़ी घटना है क्या? आप नियम तोड़ रहे हैं, आप नियम तोड़ रहे हैं। नियम मत तोड़िए। नहीं, मैं नियम के पाबंद हूँ। और प्रधानमंत्री रागिनी जी को जब समझा सत्ता लीजिए। हमको मिली थी, रागिनी जी को समझा लीजिए, मैं तो नियम ऐसे से चर्चा रहूंगा। नहीं हो सकती। हमको जब सत्ता मिली थी, महंगाई आसमान पर थी, महंगाई आसमान पर थी, अब जमीन पर है। और इनके कांग्रेस के कुशासन में, अब मुझे कांग्रेस आप के लोग भ्रष्टाचार में बोल रहे हैं, जो देश मुझे की अगला छवि सवाल खराब लेना हुई, पड़ेगा। उसको दुरुस्त करने का काम हमने किया। मैं अगला सवाल ले रहा हूँ, अगला सवाल। सर, मेरा सीधा सवाल, रागिनी, एक मिनट। ये बड़बोलापन होता है। मेरा सीधा सवाल श्रीकांत जी से है कि विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, बीजेपी ने मोदी जी की अगुवाई में चुनाव जीता, लड़ा भी और जीता भी, लेकिन दिल्ली में आते आते क्यों उन्हें किसी और की जरूरत पड़ गई? क्या मोदी जी की चमक फीकी पड़ती जा रही है? देखिए, उस चेहरे पे एतबार नहीं रहा श्रीकांत। सबसे पहले तो हम दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने 7 लोकसभा सीट हमको जीत कर दी और अब किरण जी के नेतृत्व वो में गुजर गई हमको बात। पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनेगी। पहली बात। दूसरी बात यह है अवसार जी कि इस देश में बीजेपी को कहीं ना कहीं लोगों ने अलग मानकर, इनके तो पिछड़े लोग हैं, इनके पास कोई नहीं जाएगा। मोदी जी की प्रशंसा करे तो उसको अछूत कह दो, बीजेपी को अछूत कह दो। अब मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी तादाद में भाजपा में लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। किरण बेदी, सुन लीजिए एक मिनट, किरण सुन लीजिए एक मिनट, महाराष्ट्र, एक मिनट, जो मॉडल झारखंड हरियाणा में था, ऐसे चर्चा नहीं होगी। महाराष्ट्र में था, उससे आपने बदल क्यों दिया? क्या अरविंद केजरीवाल का इतना डर है आपको? किरण बेदी देश की बेटी है। किरण बेदी इस देश की पहली महिला आईपीएस है। क्या आप महिला का विरोध कर रहे हैं? आप तो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। आप अचानक किरण बेदी जी का विरोध आप क्यों कर रही हैं? क्या किरण बेदी देश की नागरिक नहीं है? आप आतंकवादियों का समर्थन करती हैं, जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं उनका समर्थन करते हैं और देश की पहली महिला आईपीएस का विरोध करते हैं। चलिए मैं अब रुक करना चाहूंगा। रागिनी, एक मिनट, मैं अब रुक करना चाहूंगा अपने कार्यक्रम के इस पहले पड़ाव की ओर, और वो ये कि शांति भूषण ने ये कह दिया कि किरण बेदी जो बीजेपी में गई, ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। अब यही नहीं, संजय सिंह, उन्होंने ये भी कह दिया कि किरण बेदी ईमानदार सरकार देंगी। तो ये वाकई बड़ी मुश्किल हुई। घर के बुजुर्ग अगर ये कहने लगे विरोधियों के बारे में, तो क्या करेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो ये कि इस पार्टी के अंदर हमारा नियम है कि एक पार्टी के अंदर 2 लोग कोई पद नहीं ले सकते, चाहे विधायक का हो, सांसद का हो, मंत्री का हो या पार्टी में कोई पोजीशन की हो। वो पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। दूसरी बात यह कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई तानाशाही की पार्टी नहीं है। ये अगर आप उनके विचार देखेंगे तो साथ में आपको प्रशांत भूषण जी का भी विचार देखना चाहिए। दुनिया वो भी तो खामोश हैं। नहीं, वो भी खामोश है इतने अरसे से। प्रशांत भूषण, आप सहमत हैं या नहीं हैं? रागिनी जी, अगर आपको मेरा जवाब रागिनी जी से ले नहीं, मगर एक बात तो है, रागिनी जी से ले। ये तो वही बात हो गई। रागिनी, अब अगर आप ये बोलने नहीं देंगी, जब 15 साल दिल्ली में थी तब नहीं बोलने दी, 10 साल यूपीए की सरकार चलाई तब नहीं बोलने दी, अब भी नहीं बोलने दे रही। नहीं, बट ये तो वही बात हो गई ना, जैसे जवाब ले महाभारत में। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। महाभारत, आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं जवाब पूरा जो देखकर मैं चला, सुन तो लीजिए। कोई अरे रागिनी जी, बहुत अच्छी कविताएं आप पढ़ लेती हैं। रागिनी, एक सुन मिनट, तो लीजिए, झाँक के देखिए, आपको सुन जवाब तो मिल लीजिए। जाएगा। रागिनी, एक आपको मिनट, अगर नहीं सुनना है तो फिर आप पूरे डिबेट में नहीं बोल पाएंगे। नहीं, मगर ठीक है, मेरा आप सवाल, मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। अगर उन्होंने कोई बयान दिया, उसके बरखिलाफ जाके प्रशांत भूषण जी का भी बयान आया है कि वो उनकी राय से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये मुलायम सिंह जी की पार्टी में नहीं हो सकता, ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में नहीं हो सकता, ये लालू यादव की और कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के विचार के खिलाफ राहुल गांधी नहीं बोल सकते। इस पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि पिता की राय के खिलाफ पुत्र बोलता है। अभी सर, एक मिनट रागिनी, प्लीज रागिनी। अब अगर इनको संजय, ये वैसे ही मंजर नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं, संजय, आप या डिबेट करा लीजिए या फिर इनको बोले। ठीक है, रागिनी, श्रीकांत और संजय, मेरी आप तीनों से गुजारिश है, मुद्दे पर रहें, दिल्ली की सियासत पर रहें। और जो हम बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे शांति भूषण के इस बयान से। और जवाब तो सुनी नहीं। हाँ, संजय, मैं आप ही पे आ रहा हूं। सवाल ये कि जिस तरह से शांति भूषण ने बात कही, शांति भूषण जी ने अपनी बात कही, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो महाभारत में भीष्म पितामह अक्सर जो अर्जुन को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था, वो वाला भाव आपको यहां नहीं लग रहा है? अब साथ जी मैं आऊंगा, एक मिनट प्लीज। अगर उनका कोई बयान आया है, निश्चित रूप से उस बयान को हम गंभीरता से लेते हैं। इस देश के अंदर हम लोगों ने देखा, अडवाणी जी ने कहा
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों से भारतीय जनता पार्टी भटक गई है? भाजपा तो ऐसा नहीं मानती है। भाजपा तो ये बात स्वीकार नहीं करती कि आडवाणी जी जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, उससे ये पार्टी का विचार नहीं है, ये मगर पार्टी के को नुकसान कार्यकर्ताओं होगा का विचार संजय, नहीं है, पार्टी को नुकसान होगा इसका, क्योंकि अरविंद भी ये कह रहे हैं नहीं, पार्टी को नुकसान होगा इसका। नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि पार्टी के लोगों की ऐसी बिल्कुल मान्यता नहीं है। पार्टी के लोग आज भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्विवाद रूप से पार्टी के नेता हैं, ईमानदार हैं और वो एक नेतृत्व दे सकते हैं। वो किरण बेदी से कई गुना बेहतर मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर साबित होंगे, ये पार्टी का मानना है। ठीक है सर जी, जो शांति भूषण जी ने कहा है वही दिल्ली का मूड है, दिल्ली की जनता भी वही कह रही है। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था अन्ना जी का, उसमें ये सब लोग एक साथ थे, दिल्ली की जनता भी उस आंदोलन के साथ थी, लेकिन अरविंद ने उस जनता के साथ विश्वासघात किया। जिस रामलीला मैदान से आंदोलन शुरू किया, उसी रामलीला मैदान में उसी पॉलिटिकल भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ मिलकर उसने अच्छा एक बात बताइए, पद की शपथ ली। मैं समझ, एक मिनट रागिनी, आप मुझे बताइए, उसी पॉलिटिकल भ्रष्टाचारी के साथ मिलकर आपने सरकार गिरा दी सदन के अंदर। अन्ना के आप कह रहे थे हम 40, 32 भाजपा आई, 8 कांग्रेस आई। आप कह रहे थे हम विधानसभा अध्यक्ष को यहाँ से भगा देंगे, कार्रवाई नहीं चलने देंगे। आपने नहीं बताया, आप इसको भी बताइए। एक मिनट आप इसको भी बताइए। आप जिस भ्रष्टाचार की परिभाषा आप लोगों ने शुरू की है इस देश के अंदर, खारिज कर दिया, जनरेटर है भ्रष्टाचार के आप लोग। ठीक है, मैं अगला सवाल लेता हूँ। अभी सर मैं शांति भूषण के मामले में कुछ मैं आऊंगा, मेरा कमेंट नहीं लिया। हाँ मैं आऊंगा, एक मिनट। सर मेरा नाम तेजस्वी है। मेरा क्वेश्चन संजय सिंह सर से है कि सर आप लोगों ने शुरुआत किया था भ्रष्टाचार और कांग्रेस के खिलाफ, फिर आपने उन्हीं के साथ समर्थन किया, उसके बाद अब आपकी ये कंडीशन हो गई है कि कॉल कर करके आप लोग वोट मांग रहे हो। मेरे पास खुद सॉरी टू से दिस बट दो बार कॉल आ चुके हैं, तब मैं कॉलेज में था, मैंने खुद कहा प्लीज फोन रखिए। तो सर इस पे आपको कुछ कहना है कि अब आपकी प्रेजेंट कंडीशन इतनी बुरी हो गई है? देखिए, कॉल करके हम पिछले चुनाव में भी वोट मांग रहे थे। आपको कॉल करना और आपसे वोट मांगना ये हमारा अधिकार है, देना ना देना वो आपका अधिकार है। दूसरी बात जो आपने कहा कांग्रेस से समर्थन लेने की बात, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पत्र लिख के हम लोगों ने पूछा था कि ये हमारे 18 मुद्दे हैं, इन पे आपकी क्या राय है। जब जन लोकपाल पे जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून था उस पे ये दोनों पार्टियां मिल गई तो हमने सरकार छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी से मेरा ये सवाल है कि चुनाव लड़े विकास के मॉडल पे, डेवलपमेंट मॉडल, आज सीधा यू टर्न, और हम लोग सबको महसूस हो रहा है कि दिल्ली में धर्म का एक फैक्ट्री सेट हो गया है जो लव जिहाद, 4 बच्चा, मंदिर बनाओ, ये सब कर रहा है। और दूसरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि इनके लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और बहुत जुडिशियल रिफॉर्म का बात करते हैं, तो क्या सोमनाथ भारती जैसे लोग क्या रिफॉर्म लाएंगे इस तरह का कि पुलिस प्रशासन अपने हाथ में करके और जहां मन मर्जी अपना पड़े रेड परवा दो? चलिए पहले जवाब विकास के नाम पर हम चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के पर्यायवाची शब्द हैं 24 घंटे बिजली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें, बेरोजगारी ना के बराबर, कृषि की विकास दर 2 अंकों में और औद्योगिक विकास दर 2 अंकों में। ये भाषण नहीं है मेरा, ये मेरी सरकार के आप आकलन भी कर सकते हैं। और 7 महीने का कार्यकाल ऐसा सुनहरा कार्यकाल है कि जो कांग्रेस 60 साल में भी नहीं कर पाई, और उसी का परिणाम है कि 7 महीने के अंदर एक भी आरोप भ्रष्टाचार का ना तो ये लगा पाए और ना ये लगा पाए और ना ही आपकी तरफ से लगा पाए। आपसे सवाल था सोमनाथ भारती वाले प्रकरण को लेकर, क्योंकि वो बार बार आपसे सवाल किया जाता रहा है। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो सुनहरा कार्यकाल इतना है कि 7 महीने में तेल का जितना दाम है उससे ज्यादा टैक्स लगा रही है सरकार। दूसरा सुनहरा काल ये है, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा नहीं। अरे कल तेल से ज्यादा टैक्स लगाया है सरकार ने, पहला दिल्ली का, उसमें कोई टैक्स दिल्ली के नागरिकों पे नहीं है। आप मत बोलिए, सुन लीजिए, आप तथ्यों पर बात करते हैं, मेरा ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, तथ्यों पे बात, मुझे बताया कि आप तथ्यों पे बोलते हैं। तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल तथ्यों पर बोलिए, बोल रहा हूँ। दिल्ली का बजट पहला, दूसरी बात 30% दाम कम करने की बात कही थी इन्होंने, इनसे पूछिए 30% बिजली का दाम कम करने की बात कही थी। 7 महीने में आपने 3% भी बिजली का दाम दिल्ली में कम नहीं किया। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात आपने कही थी, अब कह रहे हैं स्टेटहुड कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली में। पूर्ण राज्य यूटर्न जो मुद्दों पे आपका आ रहा है, पूर्ण राज्य का कैसे लोग दर्जा, यकीन करें? उनके सवाल का जवाब देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा समझाए प्लीज। पूर्ण राज्य का दर्जा इसलिए चिंताजनक है, उस पर आप लोगों की खामोशी, क्योंकि 2003 में आप लोग आर्टिकल 371J क्रिएट करके संसद में आप लेकर आए थे, उसके बाद से आप उस पर खामोश हैं। वजह क्या है? क्या आपको यह उम्मीद है कि भाई राज्य में भी हमारी सरकार आ जाएगी तो फिर हमें जरूरत क्या है दिल्ली में को स्टेटहुड देने की? दिल्ली की जनता ऐसी सरकार चाहती है जो केंद्र की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सरकार हो।
दिल्ली में पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, ये सब चीजें हैं। जहां तक आप स्टेटहुड की बात करें, निश्चित रूप से प्रस्ताव है, सरकार बनेगी तो उस पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। मगर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, लेकिन बिजली की बात, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली के बारे में ये बात, रागनी से जवाब देता हूं। एक सेकंड, इनका बिजली का मैं जरा ये राग अलापते रहते हैं, इसका जवाब दे। 2000 से नहीं, इन्होंने 20 साल से इनका पूर्ण राज्य का जिस अंबानी परिवार के बारे में विरोध करते रहते हैं, इन्होंने आते ही उस अंबानी परिवार को 300 करोड़ दे दिए। जनता का पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया। सिखाएंगे 6,29,000 करोड़ की। और हमारा बजट आया, हमने दिल्ली की जनता को 200 यूनिट वाले को सब्सिडी, जनता को 400 यूनिट खर्च करने वाले को सब्सिडी दी। बिजली तो बिजली के बिलों पर गुमराह मत करिए। मैं अगला सवाल ले रहा हूँ 6 लाख करोड़ की। 1 मिनट, मैं अगला सवाल ले रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन आप यहीं से ज्यादा सवाल ले रहे हैं कि वो कह रहे हैं विकास का मॉडल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अदर कॉलोनियों में जाके देखें ना, तो वहाँ पे सड़कें बनी हुई है ना कुछ, यातायात की इतनी प्रॉब्लम है। मैं किराड़ी चौक से हूँ, वहाँ कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है 7 महीने में कि कोई निकल सके। इतना ट्रैफिक कि ट्रेन भी आ रही होती है, उसे आधी गाड़ी ऐसे बीच में अटकी होती है, वहाँ विकास कहाँ से बात आई? सवाल ये 15 साल का कांग्रेस का कुशासन, 15 साल का कांग्रेस का कुशासन, 49 दिन के भगोड़े मुख्यमंत्री और 1 साल का यहाँ अनिश्चितता का वातावरण, ये इसके लिए जिम्मेदार है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। अब हम आए हैं की भाषा बोलेंगे, हम आए हैं जवाब, उनके 49 दिन से आपके साथ नियंत्रण रखिए कृपा करके। अगर उनके 49 दिन थे तो आपके साथ की भाषा बोलेंगे भगोड़ा की, क्या तो मैं बताऊंगा वाली भारतीय जुगाड़ पार्टी है, अनिश्चितता का वातावरण पैदा किया। भारतीय जुगाड़ पार्टी है, आप 4 करोड़ विधायक खरीदने वाले। एलजी इनकी भाषा बोल रहा है। ठीक है, जवाब। भारतीय जुगाड़ पार्टी है। ठीक है, 1 मिनट रागिनी, 2-3 बातों पे जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपने पूर्ण राज्य की जो बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के वक्त तो ये बहुत कहते थे कि संघीय ढांचे की मजबूती की बात है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगी, राज्य सरकार कोई भी हो, केंद्र सरकार कोई भी हो, मदद करेंगे। लेकिन आज दिल्ली में अपनी भारतीय जनता पार्टी की इतनी लचर हालत देखकर वो कोऑर्सिव फेडरलिज्म पर आ गए हैं। यानी कि वो कह रहे हैं, जो कि अभी इन्होंने भी कहा, कि अगर दिल्ली में वही सरकार नहीं हुई जो केंद्र में सरकार है, तो फिर दिल्ली का हम नहीं कह सकते क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री को इस तरीके की बातें करना नहीं, क्या ये ब्लैकमेल है? क्या ये ब्लैकमेल है? अविनाश जी, ये वास्तविकता है। मैं जवाब देता हूँ रागनी जी का, मैं रागनी जी जवाब दे दूं। जवाब लेते हैं। इसलिए ये बात हो रही है, दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो क्या दूसरी पार्टी का नहीं हो सकता? सुन लीजिए, क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा ना हो कि जो विरोध करे, जो रैलियों में जाके विरोध करे, जो विकास का विरोध करे, जो अनाधिकृत कॉलोनी आए जिनको रेगुलाइज करने की हम बात कर रहे हैं, जो उसका विरोध करे, जो दिल्ली में 24 घंटे बिजली का विरोध करे, जो स्वच्छ पानी पीने देने के लिए उसका विरोध करे। प्रधानमंत्री का भाव ये नहीं है। प्रधानमंत्री का भाव ये है कि अगर आप मेरी सरकार को यहां आने दोगे तो मैं दिल से काम कर सकूंगा। अब क्या जब दूसरी पार्टी आएगी तो दिल नहीं लगेगा उनका? मैंने पहले जो बात मैंने कहा आपसे कि विकास में अड़चन नहीं चाहिए, विकास चाहिए उनका। और इनका इतिहास रहा है कि ये सिर्फ अड़चन पैदा करने के लिए हैं। अनार्किस्ट अपने आप को कहते हैं। सवाल ये कि अन्ना के साथ ही राजनीति का रुख क्यों कर रहे हैं, बावजूद इसके कि एक जमाना था कि दोनों ने ही सियासत का रुख ना करने की बात की थी। आपसे सीधा सवाल है, मुझे याद है कि जब अरविंद केजरीवाल ने रुख किया था सियासत का, तो उस वक्त दुहाई दी थी किरण बेदी ने अन्ना हजारे की कि उन्होंने अन्ना से बात नहीं की, अन्ना उससे खुश नहीं थे। अब इस बार तो उन्होंने खुद ने अन्ना से बात नहीं की है, तो अन्ना के नाम का बेजा इस्तेमाल क्यों? देखिए, जिन लोगों ने अन्ना जी का मंच का जो बेजा इस्तेमाल किया, आपको पता होगा अन्ना जी के मंच पे पहले भारत माता की फोटो लगती थी, फिर लोगों ने किरण बेदी भी खड़ी थी। ठीक है, याद है आपको? अच्छी बात है। अगर घूंघट वाला उनका जो ड्रामा था। अवसाद जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अवसाद जी, देश का मूड बदला है और अब इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसी से प्रभावित होकर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और जो मकसद था अन्ना जी के आंदोलन का, मेरा सवाल हम पूरा कर रहे हैं। क्या ये अवसरवादिता नहीं है? ये अवसरवादिता नहीं है कि आपने आलोचना की अरविंद केजरीवाल की, किरण बेदी ने, मगर फिर खुद उन्होंने अन्ना से बात नहीं की है। सवाल मेरा ये था, बचिए मत उससे। आप नहीं, बच नहीं रहा हूं मैं। आप किरण बेदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो देश की बेटी नहीं है? क्या वो सफल आईपीएस अधिकारी नहीं है? पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, उनका 40 साल का प्रशासनिक अनुभव है। आप ऐसी ईमानदार महिला का विरोध क्यों कर रहे हैं? वही केजरीवाल साहब को आप देख लीजिए, उनका अनुभव कैसा कहता है। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन भ्रष्टाचार के मैं आपको याद दिला दूं श्रीकांत जी, आप विरोध वाली जो बात कर रहे हैं किरण बेदी के बारे में, वाधवा कमीशन की अपनी इंक्वायरी है
यही वजह है कि उन्हें दिल्ली कमिश्नर का पद नहीं मिला था। आपको याद होगा लॉयर्स की जो पिटाई हुई थी, उस वक्त वाधवा कमीशन की अपनी ये ऑब्जर्वेशन थी कि इन किरण बेदी को कोई ऊंचा पद न दिया जाए। ये वाधवा कमीशन की इंक्वायरी का नतीजा थी, तो इसे भी ना भूलें आप जब आप बात करते हैं। कमीशन ने जो भी कहा हो उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि किरण बेदी इस दिल्ली की मुख्यमंत्री की हमारी उम्मीदवार हैं और पूर्ण बहुमत से वो यहाँ सरकार बनाने वाली है। ये सवाल आपसे भी है कि अन्ना के साथ ही पहले कुछ और बात करते हैं, फिर वो सियासत का रुख करते हैं, और अब किरण बेदी का भी आना। देखिए, राजनीति इस देश की मुख्य धारा है और राजनीति में आने के पहले अन्ना जी से और देश के तमाम प्रबुद्ध लोगों से एक विचार विमर्श हुआ था इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें देश के 40 मानिंद लोग इकट्ठा हुए थे। 36 लोगों की राय थी कि अब राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां कहती थी विधानसभा में आइए, लोकसभा में आइए और अपना कानून खुद बनाइए। जनता ने 28 सीटें दी और कानून बनाने के लिए हम लोग विधानसभा में गए, वहां भी इन लोगों ने रोक दिया। इस बार 50 सीटें लेके आएंगे और जन लोकपाल कानून सहित जनता के हित में जितने कानून हैं वो सब बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात ये है, कितने दिन के बाद भागेंगे ये बता दो। अपने दोनों भाई बोलने नहीं देते आम आदमी को। दोनों भाइयों का एक ही मकसद है, ये दोनों भाई मिलते हैं, हमको नहीं बोलने देते। आपस में बात होगी तो ठीक है, हमको नहीं बोलने देंगे। मेरा ये कहना है, आप दोनों मेरा ये कहना है, जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? आज एक मिनट, श्रीकांत जी ने कहा, जो श्रीकांत जी ने कहा, इनके मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी जब थे आईजी जेल रहते हुए, किरण बेदी जी पे बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाह रहा हूं और याद भी दिलाना चाह रहा हूं, चार्ल्स सोबराज को फेवर करने का भी केस आया था, जिसको खुद मदन लाल खुराना जी ने उठाया था। ये तथ्य है, ये तो प्रमाण आप है। कैसे भूल गए जब आप मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल सही सवाल। आप कैसे भूल गए? ये मैं कह रहा हूं कि ये सारी जांच पड़ताल, माफ कीजिएगा, निहायत ही अवसरवादी बयान है आपका संजय। बिल्कुल नहीं, आपके सबसे घनिष्ठ साथी थी। हाँ बिल्कुल। अब आप कैसे भूल गए इस चीज को? ये जो गंभीर आरोप लगाए, ये तो आप पर ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये तथ्य है। हाँ, तथ्य है, ये अपनी तरफ से मैं नहीं लगा रहा हूं। तो इन तथ्यों के बावजूद आप उनके साथ जब आप इस बात को कह रहे हैं तो आपको ये याद दिला रहा हूं, इनको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें आपके मदन लाल खुराना जो मुख्यमंत्री थे, वाधवा कमीशन वाली रिपोर्ट जो कर रहे हैं, लाठीचार्ज का विरोध भाजपा ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, किरण बेदी जी का विरोध किया था। रागिनी को याद दिला रहा हूँ। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गुरु गुड़ी रहे, चेला चीनी हो गया। तो वो चरितार्थ दोनों ने ही करके दिखाया है। शशि भूषण जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, सुनिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इज एज गुड एज किरण बेदी। अब उसको एक रूपक की तरह हिंदी में ले कि ये दोनों एक जैसे ही हैं, अच्छे के सेंस में नहीं पर एक जैसे के सेंस में। उसमें सबसे पहली बात यह है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे जी का मंच दोनों ने इस्तेमाल किया अपने अंतिम लक्ष्य को साधने के लिए, जो कि राजनीति था। और दोनों ये कहते रहे कि राजनीति में नहीं आएंगे, और आज देखिए किस तरीके का कोइंसिडेंस है कि दोनों एक एक महत्वपूर्ण पार्टी के चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर। मगर उसमें प्रॉब्लम क्या है रागिनी? नहीं, मैं बता रही हूं, सियासत को इवॉल्व होते रहना चाहिए। अरे सुनिए तो, क्योंकि सिर्फ चंद परिवारों के हाथ में राजनीति होनी चाहिए, ये इनका मानना है। महत्वाकांक्षा जिसके लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर बड़ा मंसूबा पूरा करने वाराणसी पहुंचे, जिसके लिए कमिश्नर ना बनने पे अपनी सर्विस पूरी नहीं की किरण बेदी ने, अपनी सर्विस पूरी नहीं की, बीच में छोड़ा। और आज भारतीय जनता पार्टी में तब आई जब उन्हें सीएम का पद मिला। अरे जनसेवा करनी थी, 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती, इतनी अंतरकलह भी नहीं होती, इतना मतभेद और मनभेद भी नहीं होता, और दोनों में तानाशाही रवैया है। मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से है। आम आदमी पार्टी से है कि आप लोग लास्ट ईयर जिस मुद्दे की वजह से आप लोग सरकार से गए थे, वो मुद्दा इस बार कहाँ है, जन लोकपाल। और मैम आपसे एक क्वेश्चन है कि 15 ईयर्स से आप लोग यहाँ पे थे, लेकिन बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, ये अभी भी उतनी ही समस्या है जितनी 15 साल पहले थी। मतलब क्या ऐसा एजेंडा है कि हम फिर से आपको वोट करें? पहले संजय आप संक्षिप्त में इस बात का जवाब दें कि जन लोकपाल बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जन लोकपाल कानून आज भी हमारा प्रमुख मुद्दा, और आपके कार्यक्रम में ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूं, सरकार बनने के बाद 50 सीटों से ज्यादा आएगी और जन लोकपाल कानून पूर्ण बहुमत से इस बार पास होगा। विधानसभा में दोनों भाई नहीं रोक पाओगे। दूसरी साल से आप दूसरी बात 44 साल से इन लोगों ने लोकपाल रोक रखा था, दोनों पार्टियों। अरे संसद में किसने पारित दोनों किया? पार्टियों ने रोक रखा था। किसने सहमति बनाई? कमजोर, लचर, ऐसा कानून पास किया जिसके न नाखून है न दांत है, ऐसा कानून पास किया। हम ऐसा कानून बनाएंगे जो जनता के लिए एक मजबूत हथियार साबित होगा। 30 सेकंड ले लूं, 30 सेकंड ले लूं, 30 सेकंड। अवसार जी 30 सेकंड लूंगा, अवसार जी 30 सेकंड लूंगा, दोनों की बात हो गई। ये जन लोकपाल की बात तो करते हैं, लेकिन जब उत्तराखंड की सरकार जन लोकपाल बिल लेकर आती है और अन्ना जी
जी उनका मगर समर्थन fact स्वागत है, करने स्वागत चाहते किया हैं था। तो ये उसका विरोध करते हैं, स्वागत किया ये था। खंडूरी जी का विरोध हमने ये उसका करते हैं, स्वागत किया तो था। ईमानदार नहीं है जन लोकपाल के लिए। किया था। ये तो अन्ना जी उनको पुरस्कार देना चाहते थे, सम्मान करना लोकपाल चाहते के थे, लिए जो आपने उसका सम्मान केंद्र क्यों में नहीं होने दिया उनका? लेकिन 8 साल तक आप राजनीति करते हैं, आप ईमानदार नहीं है जन लोकपाल के लिए। 8 साल तक एक मिनट श्रीकांत, एक मिनट रागिनी, दोनों बातें बताया नहीं मगर अन्ना ने संजय एक मिनट 8 साल तक रागिनी लोकायुक्त प्लीज नहीं बनने दिया गुजरात नहीं। में, वो भी तथ्य बताइए ना, पूरा सच बताइए देश नहीं, को, आधा मगर मत बताइए। संजय तथ्य ये भी है कि अन्ना ने अपना अनशन उसी लोकपाल के लिए तोड़ा था जो उस वक्त वजूद है केंद्र में, वो अन्ना जो आपके भीष्म है। और दूसरी बात ये कि जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहां पर हो गए तो जो लोकायुक्त कानून पास किया था खंडूरी सरकार ने, वो कानून वहां लागू नहीं हो पाया, जिसमें जुडिशरी आती थी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आता था, सारे लोग आते थे। जवाब तो देने दीजिए, आप दूसरे सवाल की उन्होंने इतना पूछा। हाँ बोलिए, हाँ आपके साथ से भी सवाल। 15 साल तक दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को चुना, वो तुक्का नहीं हो सकता, कांग्रेस की उपलब्धियों की वजह से ही चुना। मैं आपको बताती हूँ, 3600 किलोमीटर की पाइपलाइन पानी के लिए कांग्रेस सरकार ने बनाई। 23 से 24 घंटे बिजली 1998 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो अंधकारमय शहर कहलाता था। मैं तब स्कूल में थी, मोमबत्ती के उसमें बैठकर रात को पढ़ना पड़ता था, इतनी लोड शेडिंग होती थी। सारे व्यवसायियों से कह दिया गया था कि 4 से 6 बजे तक कोई भी हैवी लोडिंग का वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि लोड शेडिंग होती है। तो इस दिल्ली को बदला, हम सीएनजी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, हम मेट्रो लेकर आए, हमने ग्रीन कवर दिया दिल्ली को, हमने हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली को दी, हमने सेकंड हाईएस्ट। चलिए, हजारों करोड़, ठीक है, आप अपनी उपलब्धियां गिना चुके हैं, उपलब्धि थी, ठीक है, मैं हजारों करोड़ के कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले की भी उपलब्धि थी, उसका भी जिक्र आप अपनी सपनों की दुकान लगा के बैठ जाते हैं। उसका भी बताइए। 9 साल तक सीएजी ऑडिट नहीं कराया बिजली कंपनियों का, महंगी बिजली दी दिल्ली को, ठीक है, ये भी बताइए आप, पूरा सच बोलिए, आधा बोलेंगे तो फिर जनता ने कहा बोलिए आपको। बिजली कंपनियों का ऑडिट 9 साल नहीं कराया आपने, 40,000। चलिए अब आप, चलिए अब मैं अगला सवाल लेता हूं, अब आप एक दूसरे से बात करें। अगला सवाल रागिनी, संजय, एक मिनट। श्रीकांत, सवाल ये कि जो दिल के अरमा आंसुओं में बह रहे हैं बेचारे जगदीश मुखी जी के, सतीश उपाध्याय के, हर्षवर्धन के, कुछ तो सोचिए उनके बारे में। खून पसीने से सींचा उन्होंने दिल्ली बीजेपी को, आप भूल गए उन्हें। अवसार जी, एक मिनट, आप वरिष्ठ वो अपने पत्रकार हैं, हाँ, और लंबे समय से आप पॉलिटिकल पार्टियों को कवर करते रहे। भाजपा एक संगठन वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जो फैसला हम लोग लेते हैं उसका कार्यकर्ता अनुपालन करता है। नंबर टू कि इस देश में, दिल्ली में अगर किरण बेदी जी को मुख्यमंत्री बना दिया तो इनको क्या दिक्कत है, इनको क्यों दिक्कत है? क्योंकि वो ईमानदार कह रहे हैं। आपको क्या बात तो दिक्कत सही है? कह क्या रहे वो हैं, देश की बेटी नहीं है? स्ट्रोक है संजय, क्या वो देश की बेटी नहीं है? अरे वो बात का पहली जवाब महिला आईपीएस है, वो पहली महिला आईपीएस है, पहली महिला आईपीएस है। क्या हम महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते? बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। आप महिलाओं पर भाषण तो बहुत करते हैं, मुद्दों की बात करिए ना, महिलाओं का सम्मान घोषित हमसे करी तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं ने डर है ना, गोकुलपुरी में लाठी भी खाई। संजय डर तो है क्योंकि अब ना केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी है, ना केजरीवाल वर्सेस स्मृति ईरानी है, अब तो केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी ठीक है, मैं आ जाऊं। नहीं, अगर आप में गट्स है, अगर आप गट्स है तो आप किरण जी का फोटो लगाओ ना केजरीवाल के साथ। मैं, अरे गट्स की बात तो पहले सुन तो लीजिए आप। गट्स लगाओ ना आप। गट्स तो आपके अंदर इतना था कि 10 जनवरी के बाद आपने जाके उनको घर से बुला के आप लेके आए। मगर अगर अच्छा सवाल है, आप अभी पहले फोटो लगाइए जरा केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी। हिम्मत है तो लगाओ। अरे भाई आप एक मिनट, पूरी बात जवाब तो ले सुनो। लेते हैं, सीधा सवाल है। पिछली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, हाँ। इन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी रमन सिंह को घोषित किया, शिवराज सिंह को घोषित किया, वसुंधरा राजे को घोषित किया, हर्षवर्धन को घोषित किया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो बोले महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में हम कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देंगे, दिल्ली में भी नहीं देंगे। जब 10 जनवरी की रैली इनकी फ्लॉप हुई तो उसके बाद इन्होंने किरण बेदी को हायर करके लेके आए बाहर से। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं अभिसार, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया। देश की किसी एक पार्टी का नाम आप बता दीजिए जिसने 2 दिन पहले, 22 दिन पहले ये कहा हो कि ये हमारे पार्टी में आपने शामिल सुना हो कि रहे हैं शब्द का और इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री हायर के करके। प्रत्याशी।
आप हायर बताइए। करके। देखिए ये अब तक सुनिए अवसर ये अब तक यही करते रहे हैं। ये लोगों को हायर करके अपने पीछे लगाते हैं। बाहर से अभी जो आया रैली कर रहे हैं ना, रैली में अगर देखेंगे टोपी पहन के जो घूमते हैं वो सब हायर किए होते हैं। आज तक कभी बीजेपी ने किया? देखिए इन्होंने अन्ना के आंदोलन को हायर कर लिया, अन्ना के आंदोलन को हायर कर लिया, देश के नौजवानों को हायर कर लिया, लेकिन जब इनकी वास्तविकता, इनकी पोल खुली तो जनता ने और नौजवानों ने उनको छोड़ दिया। शुक्रिया रागिनी, श्रीकांत और संजय आपका इस बहस में शरीक होने के लिए। तो दिल्ली की सियासत आप दिन ब दिन गर्माती जा रही है, रोज एक एक सियासी प्रकरण सामने आ रहा है और यही वजह है कि ये सियासत कौन सा रुख अख्तियार करेगी ये कोई नहीं कह सकता। आप देख रहे थे दिल्ली का नेता कैसा हो। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।